नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। विपक्ष ने इस बार बीजेपी के लिए ऐसी टाल ठोक दी है कि बीजेपी बेहाल हो चुकी है। जी हां, मैं बात कर रही हूं इन लोकसभा चुनावों की, जिसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं। परसों 5वें चरण का मतदान है और उस 5वें चरण के पहले इतना कुछ हो चुका है जिससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी बहुत बुरी तरह परेशान है, घिरती हुई नजर आ रही है। कल दिल्ली में कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इस बार समर्थन दे रही है, यानी दोनों मिलकर साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और कल कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी की एक पार्षद के प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके बुलावे पर अपने प्रचार के लिए वहां गए थे और वहां कन्हैया कुमार को माला पहनाकर उनसे मिलने के बहाने उन पर हमला हुआ। हमला घातक नहीं था, लेकिन हमला हुआ, यही बहुत बड़ी घात है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब प्रतिद्वंदियों को ये नजर आए कि अब हम अपने लोगों का मुकाबला जो है हम हिम्मत से नहीं कर सकते, तो वो हमला करने जैसी नीचता पर उतर आते हैं। जी हाँ, इस हरकत के लिए नीचता शब्द के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि कल कन्हैया कुमार पर जिस तरीके से उन पर थप्पड़ बरसाए गए, उन पर स्याही फेंकी गई, कोई बहुत ऐसी जानलेवा बात नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर उन पर यह हमला करने की नौबत आई क्यों। इस हमले के पीछे जिन लोगों का हाथ है उसकी पड़ताल तो खैर पुलिस की जांच के बाद, निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल जिन 2 लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है और जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं, उन लोगों ने अपना एक वीडियो भी बनाकर जारी किया है, जिसमें वो ये अपने हमले को जायज ठहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ, इस पर क्योंकि कन्हैया कुमार देशद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने टुकड़े टुकड़े करने की बात की थी भारत के, क्योंकि उन्होंने सेना का अपमान किया था। हालांकि ये सारी बातें गलत है। कन्हैया कुमार पर ऐसा कोई आरोप अब तक साबित नहीं हुआ है। देशद्रोह के आरोप उन पर तब लगे थे जब वो जेएनयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, छात्र संघ के, तब उन पर आरोप लगे थे, लेकिन उस आरोप में उनको जेल भी भेजा गया, लेकिन कभी कोई बात साबित नहीं हो पाई और कन्हैया कुमार बेदाग बाहर छूटकर आए। लेकिन अब उसी हमले को, यानी उसी बात को आधार बनाकर अब कन्हैया कुमार पर हमला किया जा रहा है। और आपको बता दें कि कन्हैया कुमार बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के सामने खड़े हुए हैं। मनोज तिवारी पहले से यहाँ के सांसद हैं और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट उन्हीं के खाते में जाएगी, लेकिन कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला, क्योंकि इस इलाके में पूर्वांचल के लोगों का काफी असर है और मनोज तिवारी को यहाँ अपने वोट कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार की सभाओं में भारी भीड़ जुट रही है। उनका पढ़ा लिखा होना भी, यानी वो उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट की उपाधि उनके पास है, इन सारी बातों का भी काफी असर पड़ रहा है। और कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता तो हैं ही, तो वो जो भी बोलते हैं लोग उनसे प्रभावित होते हैं, खरी खरी बातें वो करते हैं, और उनसे जब लोग प्रभावित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी सीट हिलती हुई दिखाई दे रही है, ये सीट उसके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। और कल हुआ हमला शायद इसी हताशा का परिणाम है। इधर कन्हैया कुमार पर हमला हुआ तो वहीं मुंबई में कल इंडिया गठबंधन की एक ज्वाइंट सभा भी हुई, जिसमें खड़गे जी, उद्धव ठाकरे, ये लोग सब साथ में थे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला और बता भी दिया कि महाराष्ट्र में इंडिया कितनी सीटें जीतने जा रही है। इन सब का खुलासा आज खड़गे जी ने किया। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि विपक्ष ने अब अपनी टाल ठोक दी है और बीजेपी इस पर बेहाल हो चुकी है। तो और क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में? परसों जब 5वें चरण का चुनाव होगा तो बीजेपी की स्थिति क्या रहेगी? कन्हैया कुमार के हमले के पीछे, उन पर जो हमला हुआ है, उसका असली मकसद क्या है और क्यों देश में ये नफरत फैलती जा रही है? कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे युवाओं को इस कदर दिग्भ्रमित कर दिया है? इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी। कल कन्हैया कुमार पर जो हमला हुआ, जिस तरीके का हुआ, वैसा पहले भी दूसरे नेताओं पर हो चुका है। खुद केजरीवाल पर भी पहले इस तरह के हमले हुए हैं, दिल्ली में हुए, वाराणसी में हुए हैं। लेकिन इन हमलों का होना क्या ये बताता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष परेशान है? आप कल की इस घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए समित्रा जी, एक तो ये घटना साफ तौर पर बताती है कि भारतीय जनता पार्टी शायद अपने को हारा हुआ महसूस कर रही है और ये हारा हुआ महसूस करने की वजह से ही इस तरह की घटना हुई है।
चूँकि जो हारा हुआ होता है वही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है, एक तरीके से कहा जाए तो ये हताशा भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पे जाहिर होती है इस घटना के पीछे। चूँकि जो हमलावर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध बताए जाते हैं और जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को ही एक तरीके से उसकी बातें कर रहे हैं। तो ये साफ समझा जा सकता है कि ये हताशा इस तरीके की है। क्योंकि देखिए जो दिल्ली में 7 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से अपने 6 सांसदों के टिकट काट दिए, अकेले मनोज तिवारी को ही जो था वो टिकट दिया गया और मनोज तिवारी भी बुरी तरीके से हार रहे हैं। मनोज तिवारी की जो कल की जो घटना हुई है इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से बुरा असर और ज़्यादा पड़ा है। सूचना ये आ रही है शर्मिष्ठा जी, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, जो सोर्सेस के हवाले से सूचना वो ये है कि बाकी जो 6 प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी को बैठा दो वरना इसका बहुत जब बुरा असर पड़ेगा। चूँकि ये घटना जो कराई गई है इसके चलते जो है हम पे भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के शर्मिष्ठा जी ये जो कोशिशें की गई और कन्हैया कुमार के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया उसके पीछे एक तो हताशा भारतीय जनता पार्टी की दर्शाता है और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई लग रही है, इसलिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। दूसरा जो शर्मिष्ठा जी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि कन्हैया कुमार को लेकर के या उमर खालिद को लेकर के या और लोगों को लेकर के भी जिस तरीके के नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और जिस तरीके की कहा जाए कि जो मिथ्या प्रचार जो किया गया वो लेकर के उसके नतीजे इस तरीके से ये सामने आने लगे हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे हुए लोग नहीं भी हैं, अगर ये मान भी लिया जाए कि उनके द्वारा भेजे हुए लोग नहीं हैं, तब भी ये तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव बनाया और प्रधानमंत्री खुद जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कन्हैया कुमार को उस केस में क्लीन चिट मिल चुकी है और कन्हैया कुमार ने वो नारे नहीं लगाए थे, ये बात साफ जाहिर हो चुकी है। और जिस टीवी चैनल ने वो डॉक्टर वीडियो चलाया था उस टीवी चैनल के ऊपर कई बार जो है वो फर्जी खबरें चलाने के लिए जुर्माने भी लग चुके हैं। जो उनकी संस्था है टीवी ब्रॉडकास्टर्स की, उसने ही उन पर जो है कई बार जुर्माने लगाए हैं। तो ये जाहिर करता है कि नरेंद्र मोदी खुद खड़े होकर के जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं और माहौल बनाते रहते हैं, उन्होंने एक समाज के बड़े तबके को बहुत ज़्यादा हिंसक बना दिया है। और ये कहा जाए कि जो हिंदुओं का सबसे बड़ा नुकसान जो किया है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने, वो ये किया है कि एक जो शांति का धर्म समझा जाता था, जो एक शांति का प्रतीक होता था, जहाँ बातें होती थी कि सर्वे सुखना भवंतु और वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ बातें होती थी, वहाँ आप इस तरीके के जॉम्बीज़ जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इसको उपलब्धि मान सकती है, लेकिन ये हिंदू धर्म का उसने कितना बड़ा नुकसान किया है ये समझा जा सकता है शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, क्योंकि भारत में अगर लोग सनातन की बात करते हैं या हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म ने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार उसने एक नैरेटिव देश में बना दिया है कि देश में हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा करते करते बीजेपी ने अपने देश की सुख शांति और लोगों की जो एक शांत प्रवृत्ति है उसको ही खतरे में डाल दिया है। अमरिंदर जी, आपने जो ये कहा कि एक ज़ॉम्बीज़ जो पैदा कर दिए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता, हमने कई लोगों से ये सुना है कि वो ये बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। हालांकि ऐसा कोई शब्द ये भी बीजेपी का ही इजाद किया हुआ है, टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि कन्हैया कुमार ने तो ऐसी कोई बात कभी कही ही नहीं थी। और कल जब इस घटना के बाद मनोज तिवारी का जो बयान आया वो भी काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने एक टीवी चैनल को जो बयान दिया उसको मैं यहाँ पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही पर हमला वो करवा सकते हैं, क्योंकि अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो जिसके भी घर चले जाते हैं या किसी के साथ घूम लेते हैं तो उनके रिश्तेदारों के फोन आने लगते हैं कि देशद्रोही के साथ क्यों घूम रहे हो। मैं एक प्रत्याशी और मेरा ये मानना है कि भले ही लोगों को कन्हैया कुमार को प्रत्याशी के तौर पर देखकर गुस्सा आता हो, उसी गुस्से में कांग्रेस टूट भी गई है, फिर भी ऐसे गुस्से से बचना चाहिए। यानी यहाँ पर मनोज तिवारी इस घटना की निंदा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ, लोकतंत्र में सभ्य राजनीति कैसे की जाती है, वो बताना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो इसको कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ उन्होंने कन्हैया कुमार के लिए परोक्ष रूप से ही सही लेकिन देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया। यानी फिर वही जेएनयू वाली घटना को वो जबरदस्ती याद दिलाना चाह रहे हैं। हालांकि उस घटना को भी ये पिछले कुछ सालों में ये बात सामने आ गई कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
जो भी मांगे वहां कर जो छात्र कर रहे थे, और कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ये लोग जो सब वहां पे थे, वहां पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी कोई बात नहीं हुई थी। और कन्हैया कुमार देशद्रोही नहीं है। ये बात जब कानूनन साबित हो गई है, जब उन पर कोई आरोप साबित ही नहीं हो पाया, तो फिर मनोज तिवारी का ये कहना बहुत ही गलत है। और ये जो दोनों भाई जो बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया, उनका भी एक वीडियो आया है। इसमें उन्होंने लिखा, वो बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं क्योंकि हम उस वीडियो को दिखा नहीं सकते। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि मुंह पर स्याही फेंककर चाटा देकर जवाब दिया है, जब तक हमारे जैसे सनातनी जिंदा हैं, भारत के कोई टुकड़े नहीं कर सकता। हमें जो करना था हमने वो कर दिया। और इस वीडियो में वो लोग ये जेएनयू की घटना की ओर इशारा भी कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई भारत के टुकड़े नहीं कर सकता। और एक भगवा क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो प्राची, खुद के आगे साध्वी लगाती हैं, उन्होंने अपने अकाउंट से इसको पोस्ट करके लिखा है कि बहादुर दक्ष जिन्होंने कन्हैया कुमार को चाटा मारा। तो ये हाल हो गया है अमलेंदु जी चुनाव का। अब यानी बीजेपी की हताशा साफ दिखाई दे रही है कि अब वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उन पर अब हमला हो रहा है और बीजेपी उसकी खुलकर कड़ी निंदा भी नहीं कर पा रही है, बल्कि जो उसके समर्थक माने जाने वाले लोग हैं वो इस घटना को सही ठहरा रहे हैं। यहाँ पर अमलेंदु जी बात ये उठती है कि ऐसा ही एक हमला हुआ था राजीव गांधी पर भी। मतलब वो तो उसके बाद जो 21 मई 1991 की उस घटना को कोई भूल नहीं सकता। माला पहनाने के बहाने ही ये सब हुआ था। यहाँ पर क्या दिल्ली पुलिस की, यानी क्योंकि वो अमित शाह के उसमें आती है, अधीन आती है, चुनाव आयोग की, यानी प्रत्याशी तो इस समय घूमेंगे ही। और कन्हैया कुमार ऐसी कोई अभी हस्ती बने नहीं है कि उनको हमेशा कड़ी सुरक्षा मुहैया हो। लेकिन चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनकी भी जेड सिक्योरिटी जो है वापस ले ली गई है। कांग्रेस के और भी बड़े नेता जो चुनौती बनते जा रहे हैं बीजेपी के लिए, वो इस समय इसी तरह लोगों के बीच घूमते हैं, भीड़ में जाते हैं, सबके बीच खुलकर मिलते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए तो प्रियंका गांधी ने कहा ही था कि वो तो दूर से हाथ हिला देते हैं, लेकिन हम लोग लोगों के बीच जाते हैं, हम उनसे बातें करते हैं। और वहां पर ऐसा हमला होना, क्या ये कानून व्यवस्था के नजरिए से भी एक बड़ी चूक नहीं है? क्योंकि राजीव गांधी की घटना तो बहुत ही भयावह थी। हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कल कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने जिस तरीके से मारा गया, मतलब वो घटना बहुत गंभीर भी हो सकती थी। इस पर क्या चुनाव आयोग को अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि उसने कोई इस पर कोई कार्रवाई की, या दिल्ली पुलिस को कोई नोटिस जारी किया, या कोई और कानून व्यवस्था का सवाल। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर मित्रा जी, एक तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि सारे प्रत्याशियों को वो सुरक्षा उपलब्ध करवाए, और ये उसकी दायित्व है। मतलब ये उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि सब अकेले कन्हैया कुमार को ही जो है ये सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी है। सुरक्षा तमाम उन प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई जानी है जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सुरक्षा में चूक का मामला, ज़बरदस्त चूक का मामला है ये सुरक्षा में, और इसके लिए पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है और चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि अगर वास्तव में पुलिस जो है किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है और ये सब प्री प्लान नहीं था, तो पुलिस को उसी समय तुरंत एक्शन इस पर लेना चाहिए था। कन्हैया कुमार के समर्थक जो हैं उस हमलावर पे हमलावर हो जाते हैं, उससे बेहतर होता है कि पुलिस वहाँ पे तुरंत एक्शन लेती है, उसको अपनी गिरफ्त में लेती। आज अभी तक जो है वो दोनों हमलावर पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और अभी तक भी कोई एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। हमें इसकी जानकारी नहीं है, की गई हो तो हम कह नहीं सकते। हमें इसकी जानकारी नहीं है कोई इसमें एफआईआर दर्ज की गई है नहीं की गई है, या क्या कानूनी कार्रवाई की गई। ये सिर्फ कन्हैया कुमार के ऊपर एक हमला नहीं है सर मित्रा जी, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये हमला जो है ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है। चूँकि चुनावी प्रक्रिया के दौरान अगर एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता के ऊपर, और जो कि इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल नेता हो, उसके और जिसकी सुरक्षा को लेकर के पहले भी जो है चिंताएँ व्यक्त की जा चुकी हैं कन्हैया कुमार के ऊपर। आपको याद होगा कि जब उनको उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय में उनको जब पेश किया गया था, तो उस समय उनके ऊपर वकीलों ने भी हमला किया था। तो जिसके ऊपर पहले से इतने ज़्यादा हो, अगर उसको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो ये साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों से हर तरीके से निपटने की जिस रणनीति पे काम कर रही है, उस रणनीति में ये भी एक शामिल है कि विरोधियों को सुरक्षा उपलब्ध ना कराई जाए और उनके ऊपर भीड़ से हमले कराए जाएं। ये एक जो है वो आम धारणा बन सकती है जिस तरीके से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं उसके आधार पे।
तो अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मंशा नहीं है तो मुझे लगता है कि अमित शाह जो हैं, जो गृह मंत्री हो, दिल्ली पुलिस जिनके अधीन आती है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं क्योंकि हर समय वो चुनाव प्रचार में ही लगे रहते हैं, तो दिल्ली पुलिस और अपने विभाग का भी देख पाते नहीं देख पाते हैं, कहा नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो होगा जो इस सबको देखे, उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए और कन्हैया कुमार की सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए और जो हमलावर हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया। चुनाव आयोग की तरफ से भी अगर कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो निश्चित तौर पर समझा जाएगा कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की ये सब मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा एक संदेश लोगों के बीच में जा सकता है, तो ऐसा संदेश ना जाए इसके लिए चुनाव आयोग को भी कार्रवाई करनी चाहिए और गृह मंत्रालय को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। समिता जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग पर, और जब उसने ये कह दिया है कि हम बेदाग चुनाव चाहते हैं तो फिर ऐसे दाग न लगे इसकी कोशिश होनी चाहिए। और यहाँ जो स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को बता दें, कन्हैया कुमार यहाँ जिस तरह से ताल ठोक रहे हैं, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो है, कन्हैया कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर इसको पोस्ट भी किया है। और सिद्धू मूसेवाला जिनकी पंजाब के बड़े सिंगर थे और उनकी हत्या हो गई थी पिछले साल, और यहाँ पर वो जो सिद्धू मूसेवाला का गाना है 295, उसी का बैकग्राउंड में वो बज रहा है और बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में कन्हैया कुमार ने यहाँ ताल ठोकी है। और ये ताल ठोक कर वो ये बता रहे हैं कि हम बिल्कुल झुकने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, चाहे जो हो जाए हम किसी भी तरह से झुकेंगे नहीं। और हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने अपने इसमें मैसेज भी ये लिखा है कि मतलब उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है, जो सिद्धू मूसेवाला का गाना है उसके जो मीनिंग है उसमें यह है कि आने वाला कल उनका है, कोई जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दुनिया उसे दबाने में लग जाती है। यहाँ कन्हैया कुमार एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं और उन्होंने एक बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे तो अंग्रेजों के चापलूसों से क्या डरेंगे। इस बयान को हम सुन लेते हैं। साहब, गुंडा मत भेजिए, गुंडा मत भेजिए। हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपका जेल देखा है, आपको जितनी कोशिश करना है कर लीजिए। हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब अंग्रेज से नहीं डरे तो अंग्रेजों के चापलूस से भी नहीं डरेंगे। कन्हैया कुमार ने यहाँ ताल ठोक दी है, बिल्कुल बता दिया है कि जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे और हमारे रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है। यहाँ पर अमलेंदु जी दोहरा हमला है बीजेपी पर। एक और तो वो मतलब सावरकर वाले उस पे कि आप लोग भले माफी मांगते होंगे, हम वैसे नहीं है और हम अंग्रेजों के चापलूस, मतलब जो अब ये बीजेपी पर यहाँ बड़ा हमला कन्हैया कुमार का कि आप लोगों ने तो स्वाधीनता की लड़ाई में हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन हमने लिया था, मतलब हमारे पुरखों ने लिया था और अब हम भी आपसे नहीं डरेंगे। और यहाँ पर कन्हैया कुमार ने जिस तरह का हमला बोला है, बीजेपी उसका जवाब अब क्या देगी ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी तो अभी भी अपने जो लोग हैं, मतलब उनके जो समर्थक हैं, वो इस हमले को सही ठहरा रहे हैं। और ये कुछ वैसा ही है जैसा मतलब नाथूराम गोडसे जब उसने हत्या की गांधी जी की, और उस बात को भी आज तक सही ठहराते हैं। पिछले दिनों जब एक जज जो है वो शामिल हुए बीजेपी में और उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि गांधी या गोडसे, तो उनका जवाब था कि मुझे इसके लिए अभी सोचना पड़ेगा। मतलब अभी भी लोग हैं देश में ऐसे जो नाथूराम गोडसे को सही मानते हैं। और यहाँ पर कन्हैया कुमार ऐसे ही लोगों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं इंडिया गठबंधन भी ऐसे ही लोगों के खिलाफ बना है और मजबूती से लड़ रहा है। कल मुंबई में बहुत बड़ी एक रैली हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे वगैरह सब एक साथ थे और अरविंद केजरीवाल भी वहां पर थे। और वहां उन लोगों ने इसी तरह की बातें जो की कि हम बीजेपी को यहाँ पर बुरी तरह से हराने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो खेल किया है एनसीपी को तोड़ने का, शिवसेना को तोड़ने का, और उसके बाद तो अमलेंदु जी अब इधर रायबरेली में कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ पर वो यूपी में बिल्कुल माहौल बनाए हुए थे और बीजेपी को परेशान किए हुए थे। उधर महाराष्ट्र में जो कल जो रैली हुई और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा हिस्सा सुन लेते हैं, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। संविधान को बचाने के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए ये जरूरी है कि हम लोग मिलके इसको करना है। तो कम से कम इस बार हम लोगों को एक होने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा हमको जनता को फायदा होगा और हम ये करके रहेंगे। और ये जो गलत तरीके से वो सबको धमका रहे, ईडी का, सीबीआई उसका,
ये धमकी अब आगे नहीं चलेगी जब गठबंधन की सरकार आएगी। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने तरह से ताल ठोक दी है कि अब ये धमकी वाला काम नहीं चलेगा। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि मोदी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, शायद ही कोई पीएम ऐसा करता होगा। 53 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, पवार साहब हमसे 5 साल आगे हैं और उद्धव ठाकरे जी भी सक्रिय हैं। मेरा यही कहना है कि विश्वासघात की राजनीति हो रही है, विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। और उन्होंने बीजेपी पर यह भी आरोप लगा दिया कि असली दल के सिंबल को छीना जा रहा है और कोर्ट का फैसला भी मोदी के इशारे पर चलता है। लेकिन इस बार चुनाव में ऐसा नहीं होगा, जनता लड़ रही है, जनता जीतेगी, लोगों में नाराजगी है। वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यानी मोदी डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन उसके मुताबिक चलते नहीं। मुंबई में बीएमसी चुनाव नहीं हो रहे, ये मोदी की राजनीति है। कर्नाटक में तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, गोवा, एमपी, गुजरात में भी यही किया, ये उनकी नीति है। गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 48 में से हमें 46 सीटें मिलेंगी। अमरेंदु जी, यहाँ बहुत बड़ा दावा मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्योंकि महाराष्ट्र जो है 48 सीटें काफी मायने रखती हैं लोकसभा में जीत के लिए, क्योंकि जो वहां महाराष्ट्र ज्यादा जीत लेगा, इन्हें पहले यूपी उसके बाद महाराष्ट्र, जो वहां ज्यादा जीतेगा उसी की सत्ता वहां पर दिल्ली में बनेगी। लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में 48 में से 46 सीटें हमको मिलेंगी। अमरेंदु जी, आप अब क्या देखते हैं कि परसों, मतलब महाराष्ट्र में परसों चुनाव होने हैं, क्या होगा कल की इस रैली का असर और आज जो खड़गे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन सब के बाद, क्योंकि मोदी भी बार बार मुंबई पहुंच रहे हैं, कल उनको राज ठाकरे के साथ मंच शेयर करना पड़ा और इस पर एकनाथ शिंदे के लोग भी नाराज हो रहे हैं, यानी एनडीए में वहां पर माहौल जो है बिगड़ रहा है और इंडिया गठबंधन इधर एकजुट होकर बिल्कुल लड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि परसों क्या हो सकता है, क्या रहेगा बीजेपी के लिए हाल? अब आप इसी से समझ लीजिए सुमित्रा जी कि जिन राज ठाकरे ने नारा दिया था मोदी मुक्त भारत का, उन राज ठाकरे के साथ नरेंद्र मोदी को मंच शेयर करना पड़ रहा है। तो ये मोदी की मजबूरी जो है वो समझी जा सकती है कि किस स्तर पे नरेंद्र मोदी अब पहुंच गए हैं, कि किन किन लोगों के साथ मंच शेयर करना पड़ रहा है और कहाँ उनकी स्थिति पहुंच गई है। तो ये निश्चित तौर पे एक तरीके से कहा जाए जो आखिरी चरण बचा है महाराष्ट्र का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा संकट होने वाला है। अकेला महाराष्ट्र की सुमित्रा जी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा। उसके बाद जो अन्य राज्यों में नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी को 150 के नीचे ले जाएगा और अकेला महाराष्ट्र जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा। ये निश्चित तौर पे है। हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं पूरे देश में, हमारे जो संवाददाता हैं उनसे बात करते हैं, अपने और सोर्सेज हैं उनके से बात करते हैं, सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं। राजीव जी हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं इस समय वो मुंबई में ही हैं, वहाँ वो दौरा कर रहे हैं, वहाँ की लाइव रिपोर्टिंग वहाँ से कर रहे हैं, सवाल देख रहे हैं। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से झटका लगने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना गठबंधन तैयार किया सुमित्रा जी, और जो इंडिया गठबंधन तैयार हुआ, उसके बीच जो अंतर है, मुझे लगता है कि उस अंतर को समझने की बहुत आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन के तमाम राजनेता और तमाम दल जो हैं वो एकजुट होकर के पूरी मजबूती के साथ तमाम राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि कल जब इंडिया गठबंधन की रैली मुंबई में हुई तो वहाँ अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे, जबकि अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र में या मुंबई में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी नहीं लड़ रही है, लेकिन वहाँ जाके मौजूद थे। क्या नरेंद्र मोदी ये बता सकते हैं कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सभा जो है बिहार में भी, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, वहाँ जा कर के, और नरेंद्र मोदी उस सभा में मौजूद नहीं हो, कोई सभा की? यहाँ तक कि नीतीश कुमार जो थे वो नरेंद्र मोदी के नामांकन तक में नहीं पहुँचे, जबकि नरेंद्र मोदी तमाम देश भर से मुख्यमंत्रियों को और तमाम नेताओं को जा कर के ले गए थे। तो इस तरीके की कोई भी सभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो पाई। और जबकि राज ठाकरे के साथ मंच शेयर करने पे एकनाथ शिंदे नाराज़ हैं, एकनाथ शिंदे से अजीत पवार नाराज़ हैं, अजीत पवार से देवेंद्र फडणवीस नाराज़ हैं। तो कुल मिलाकर के जो सब इनके अंदर चल रहा है, इसी तरीके से नीतीश कुमार से चिराग पासवान नाराज़ हैं, चिराग पासवान से नीतीश कुमार नाराज़ हैं, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से नाराज़ हैं। तो ये सब इनके यहाँ चल रहा है। तो ये जो जिस तरीके से चीज़ें हैं, अब दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लखनऊ पहुंचे, वहाँ अखिलेश यादव के साथ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय सिंह ने वहाँ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ, जबकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं लड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं तो वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लखनऊ में जाकर के। आज सुबह वहाँ उन्होंने महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये जिस तरीके से एकजुटता का संदेश इंडिया गठबंधन दे रहा है,
इस तरीके की एकजुटता का संदेश भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ नहीं दे पा रही है। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, पीएमके के साथ उसका गठबंधन है, लेकिन क्या पीएमके वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कुछ फ़ायदा पहुँचाने की स्थिति में रही? क्या वहाँ उनके से कुछ संयुक्त रैलियाँ इस तरीके से हुई? तो कुल मिलाकर के शर्मिष्ठा जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहा जाए वो इस चुनाव में भले ही गठबंधन के नाम पे जा रही हो, लेकिन अकेली पड़ गई है। और जनता जो आज सुबह कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जनता इनके खिलाफ लड़ रही है, निश्चित तौर पे हम लोगों के पास भी जो सूचनाएं हैं वो यही है कि जनता ही इनके खिलाफ लड़ रही है। कोई विपक्ष या कोई कांग्रेस या कोई इंडिया गठबंधन कोई नहीं लड़ रहा, जनता इनके खिलाफ लड़ रही है और जनता इंडिया गठबंधन के साथ में है। मतलब ये इंडिया गठबंधन उसको लीड कर रहा है। जाहिर बात है कि सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा, लेकिन अगर जनता नहीं लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो सरकार कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की? तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो गई है और जनता को ये लग रहा है कि अगर ये आ गए तो ये देश को तबाह और बर्बाद कर देंगे, संविधान को नष्ट कर देंगे। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये खुली चुनौती दी है कि हमारे रहते हुए और आप संविधान को छू तक नहीं सकते हैं और जनता इस संविधान को बचाएगी। तो शर्मिष्ठा जी, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर है। मुझको लगता है कि जनता जिम्मेदारी के साथ अपने इस दायित्व का निर्वहन कर रही है कि संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, ये जनता तय कर चुकी है। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की एक ये जो रणनीति कहें या एक जिम्मेदारी कहें कि उन्होंने लोगों तक ये बात पहुंचा दी थी कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो सीधे संविधान पर खतरा रहेगा। और बीजेपी के नेताओं ने इस बात को बार बार साबित किया। मतलब अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह और ऐसे तमाम नेता रहे जिन्होंने बार बार, अरुण गोविल, इन लोगों ने बयान दिया कि हाँ, हमको चाहिए 400 सीटें क्योंकि हमको संविधान बदलना है। और इसके अलावा आरक्षण के विरोध में जिस तरह की बातें होती हैं, अभी जयराम रमेश ने एक बाकायदा पूरा वीडियो बनाकर ये बता दिया कि कैसे आदित्यनाथ योगी जो है यूपी के सीएम, उन्होंने पुराने लेखों का हवाला देते हुए बताया कि ये इनके लेख हैं जिसमें वो आरक्षण के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो आरक्षण को गलत बता रहे हैं। और इनके रहते जो दलितों पर या मुस्लिमों पर बुलडोजर जो कार्रवाई, जिसको ये बोलते हैं कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलडोजर चलाते हैं, तो वो बुलडोजर भी किन लोगों के घरों पर चला है सबसे ज्यादा, उसका भी पूरे आंकड़े यहाँ पर हैं। और जिससे ये पता चल रहा है कि बीजेपी हर तरह से मुस्लिमों की, दलितों की, आदिवासियों के, उनके अधिकारों पर आघात करते आई है। और इस बात को अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने लोगों को समझा दिया है और उनको ये बिल्कुल बता दिया है कि अब अगर फिर से ये सत्ता में आई तो आप तय मानिए कि आपके पास ये जो सबसे बड़ा हथियार है संविधान का, वो हथियार आपसे छीन लिया जाएगा। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी लोग भी जहां जहां जाते हैं वो अपने साथ संविधान की एक छोटी प्रति भी रखते हैं ताकि लोगों को याद दिला सकें कि हमारा देश जो है वो मजबूत क्यों है और इस गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये संविधान है और इस संविधान को बचाए रखना है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और इस समय इन चुनाव में ये बिल्कुल जब भी इस चुनाव के बारे में चर्चा होगी तो ये बात जरूर लिखी जाएगी कि ये चुनाव जो थे ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने के नाम पर लड़े गए। अमनिंदु जी, अभी कल की घटना के बाद कन्हैया कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने ये बताया, मतलब इस घटना के बारे में तो उन्होंने कहा ही, लेकिन कि हम डरने वाले नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने सूरत, इंदौर जैसे मामलों का जिक्र भी किया। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा कि ये विश्वासघाती लोग हैं और सबको तोड़ लेते हैं, यानी बीजेपी पर ये जो आरोप लगे हैं, आरोप क्योंकि वो जनता भी देख रही है कि ये साबित भी हो रहे हैं कि इन्होंने वाकई दलों को तोड़ा है, लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने अपने विपक्षियों को किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाकर उनको अपने खेमे में शामिल किया है। और उसके बाद ये भी नजर आ रहा है कि जहां पर बीजेपी को ये लगता है कि वो जीत नहीं रही है, वहां उसने कैंडिडेट्स को कैसे खरीद कर बैठा दिया। सूरत, इंदौर, खजुराहो, ये सारी चीजें जो है सामने हैं। आपको क्या लगता है कि जब जनता, एक और तो वो संविधान बचाने के लिए इस बार उठ खड़ी होगी, दूसरी ओर बीजेपी की ये जो बेईमानियां हैं, हालांकि अभी ये बेईमानियां साबित नहीं हुई लेकिन आरोप तो लगे ही हैं, और ये जो हमले हो रहे हैं इस तरीके, यानी अभी जो मतलब केजरीवाल पर एक आंकड़ा मैं बता देती हूँ कि जैसे 4 मई 2019 को जब अरविंद केजरीवाल सीएम भी थे तब उनको थप्पड़ मारा गया था। उसके पहले जनवरी 2016 में उनके ऊपर स्याही फेंकी गई थी। 2014 मार्च में भी इसी तरह से स्याही फेंकी गई थी। और आंकड़े बताते हैं कि 2014 से लेकर अब तक केजरीवाल पर 12 बार इस तरह के हमले हो चुके हैं, जिसमें कभी उन पर स्याही फेंकी गई, कभी थप्पड़ मारा गया, कभी लाल मिर्च फेंकी गई, यानी किसी न किसी तरह से लोगों की नाराजगी
हुई तो ठीक है, उस नाराजगी को वो झेलते भी रहे और आगे बढ़ते रहे। अब कन्हैया कुमार के साथ यहाँ जो हुआ है, मतलब जॉर्ज बुश के ऊपर भी जूता फेंकने की घटना हुई थी और उसके बाद पी चिदम्बरम के साथ भी ऐसा हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर भी इस तरह से जूता फेंका गया था। लेकिन ये लोगों की नाराजगी जाहिर तो हो जाती है, लेकिन कल जिस तरह का ये जो हमला हुआ है, क्या इसके बाद कन्हैया कुमार और उनके साथ साथ अब आपके 4 प्रत्याशी और कांग्रेस के बाकी दोनों और प्रत्याशी, यानी दिल्ली की 7 सीटें क्या खतरे में हैं बीजेपी के लिए? क्या दिल्ली की 7 सीटों पर अब कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का कब्जा होने जा रहा है? क्या इन चुनावों के बीच में खुद बीजेपी के लोगों ने या समर्थकों ने कन्हैया कुमार को ही बहुत बड़ा नेता बना दिया है? अमलिंदु जी। समित्रा जी, एक तो एक सोशल मीडिया पे कोई 2-2.5 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है। मनोज तिवारी का रोड शो हो रहा है, कपिल मिश्रा उस रोड शो में मौजूद हैं और उस रोड शो में एक आदमी चल रहा है, उससे वो पत्रकार जो है माइक लगा के पूछता है कि क्या है हाल, तो कहता है कि इनका ये ठीक है रोड शो तो चल रहा है पर इनके पास वोट नहीं है, जीतेगा तो यहाँ से कन्हैया कुमार। भारतीय जनता पार्टी के रोड शो में जो व्यक्ति चल रहा है वो बता रहा है कि इनका वोट नहीं है, जीतेगा कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार जो है बहुत पढ़ा लिखा है और कन्हैया कुमार बहुत मेहनती है और युवा है और तमाम बातें वो व्यक्ति बता रहा है। और ये भी बता रहा है कि किस तरीके से पेट पालने के लिए लोग इनकी रैलियों में आ जाते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि दिल्ली की हवा क्या है और भारतीय जनता पार्टी, अब जैसा कि आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो समर्थक हैं, उनके ज़रिए हमला करवा के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर और कुल्हाड़ी मार ली है। अभी तक ये बात छिपी भी रह सकती थी कि मनोज तिवारी या भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग जो हैं वो दिल्ली में बुरी तरीके से हार रहे हैं, लेकिन अब ये एकदम से साफ हो गया है कि ये हार की हताशा जो है, जो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है, उससे बौखला करके ये कार्रवाई जो है कराई गई है कन्हैया कुमार की इस तरीके के हमले वाली। वरना जो व्यक्ति जीत रहा होता है समित्रा जी, वो फिर इस तरीके की चीज़ें नहीं करता है। जो जीत रहा होता है उसे लगता है कि मैं जीता हूँ, अपना चुनाव क्यों ख़राब करूँगा इस तरीके से कुछ भी, क्योंकि ये जायज़ बात है कि आपके विरोधी के ऊपर हमला होगा तो ये चीज़ें आपके ऊपर आरोप आएंगे, वो आ रहे हैं आरोप। अब मनोज तिवारी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मनोज तिवारी जो बातें कर रहे हैं समित्रा जी, उससे भी ये समझा जा सकता है कि वो एक तरीके से उकसा रहे हैं कन्हैया कुमार के ऊपर लोगों को हमला करने के लिए, क्योंकि वो देशद्रोही कह रहे हैं और कह रहे हैं लोगों को उससे आपत्ति हो सकती है लेकिन अपना संयम रखें। यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई अपना संयम रखिए लेकिन आपको इससे आपत्ति मतलब जो है हो सकती है और ये आदमी ठीक नहीं है। तो अब संयम रखना ना रखना वो दूसरे के ऊपर है कि वो संयम रखता है कि नहीं रखता है, लेकिन आप भड़काने का काम कर रहे हैं, यानी मनोज तिवारी भड़काने का काम कर रहे हैं, ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि सोशल मीडिया पे भी चर्चाएं हैं और हम लोग के जो सूत्र हैं उनके हवाले से भी ये खबर है। अब हालांकि अभी अपुष्ट खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अन्य प्रत्याशी हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी को जो है वो चुनाव में बैठा दिया जाए, वरना ये हम सबको नुकसान जो है ज़बरदस्त तरीके से पहुँचाएंगे, खुद तो हारेंगे और हमको भी हरवाएंगे। तो अब ये पता नहीं मनोज तिवारी का था ये काम करवाया हुआ या किसका काम करवाया हुआ था, ये तो जांच के बाद ही समित्रा जी पता चलेगा। और जांच कब होगी हम कह नहीं सकते, जांच कब होगी, हो सकता है 4 जून के बाद इसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि 4 जून के बाद बहुत सी परिस्थितियां साफ हो जाएंगी। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज खुला चैलेंज दे दिया कि 4 जून के बाद जो है वो आपकी धमकी वमकी नहीं चल पाएगी, तो ये समझा जा सकता है। तो ये तो समित्रा जी एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि विपक्ष ने जिस तरीके से ताल ठोकी है उससे भारतीय जनता पार्टी का हाल बेहाल हो गया है। जनता सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जनता ही भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रही है, विपक्ष केवल उन सवालों को हवा दे रहा है, उन सवालों को धार दे रहा है जो जनता के सवाल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन नजर आ रही है समित्रा जी। बहुत बेचैन है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसके पास जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं है। मोदी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, मोदी की तरह बाकी उनके नेता भी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को ही दोष दिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं है। लेकिन अब जबकि ये माहौल बन रहा है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकता है, क्योंकि अब तो पत्रकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछने लगे हैं कि आपकी ओर से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव से एक सवाल हुआ ही था जिसपे उन्होंने कहा था कि हम अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताएंगे। इसका मतलब पत्रकारों को भी ये भनक लग रही है। कल कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, इसके पहले रायबरेली में जब अमित शाह की रैली हो रही थी और उसमें भी कुछ लोगों को लाया गया, और तब उन लोगों ने बोला एक पत्रकार से बात करते हुए कि हाँ हम लोगों को पैसे देकर या इस तरह से यहाँ लाया गया है, तब उन पत्रकार पर भी इस तरह का हमला हुआ था और उनको चोटें भी आई थी। इसके पहले हमने देखा कि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के सामने जिस तरह गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। यानी अब ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं
लेकिन इन घटनाओं से ये नजर आ रहा है कि बीजेपी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि जो कमजोर होता है उसी को इस तरह की हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि हिंसा करवाने के पीछे बीजेपी का सीधा हाथ है, बीजेपी ने किन लोगों को उकसाया है, या बीजेपी की जो 10 साल की राजनीति है जिसमें उसने लोगों में एक नफरत भर दी है, जिसमें लोगों को ये उसके मन में ये बात भर दी है कि जो बीजेपी का साथ नहीं देगा, या जो हिंदू धर्म की बात नहीं करेगा, या जो विकास की बात करेगा और राम मंदिर की बात नहीं करेगा, तुम उसको मारो। जो जय श्री राम नहीं बोलेगा तुम उसको पीट सकते हो। जो सावन में मटन मछली खाएगा तुम उस पर आरोप लगा सकते हो या उसकी तुम निंदा कर सकते हो। जो खुले में नमाज पढ़ेगा तुम उसको मार सकते हो, और तुमको ये पूरा हक है कि तुम चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो, तुम कहीं भी गरबा भी कर सकते हो, हनुमान चालीसा भी तुम हवाई जहाज में बैठ के पढ़ सकते हो। ये बीजेपी ने 10 सालों में देश में जो माहौल बनाया है, ये शायद कल की घटना या अमेठी की घटना या रायबरेली की घटना, ये सारा इन्हीं घटनाओं का जो असर जो है, ये घटनाएं उसी का असर दिख रही हैं। और अब बीजेपी के लिए ये अपने 10 साल ही शायद भारी पड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि 10 सालों में बीजेपी ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था जिसमें अब जनता को भी ये समझ में आने लगा है कि उसका भविष्य कुछ नहीं रह गया है। इस हिंसा और नफरत से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए अब लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर होता जा रहा है, और इसी बात से बीजेपी बेहाल दिख रही है। कल कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, लेकिन आज फिर राहुल गांधी की चांदनी चौक में बड़ी रैली होने वाली है और वो दिल्ली में आज प्रचार करने वाले हैं। तो देखना होगा कि आज राहुल की सभा में किस तरह की भीड़ जुटती है, क्योंकि इसके पहले जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर के दौरान जब राहुल गांधी ने लाल किले के सामने खड़े होकर भाषण दिया था, तब उन्होंने मीडिया को भी चुनौती दी थी और सरकार को भी चुनौती दी थी कि आप दिन रात 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, लेकिन ये लाल किला है और यहाँ से आप देख लीजिए कि यहाँ जैन मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, सारी चीजें एक साथ है। मतलब हम एक साथ रहते आए हैं, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आप बांटने की राजनीति करते हैं, तो हम नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। ये राहुल गांधी का संदेश था और अब ऐसा लग रहा है कि इस संदेश को जनता भी समझ रही है। तो अब विपक्ष ने अपनी ताल ठोक दी है और बीजेपी उसमें बेहाल हो गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब जो बचे 3 चरण हैं, उसमें बीजेपी की ये बेचैनी, ये बदहवासी, ये बौखलाहट और कहां तक जाती है और कितना बीजेपी घबराती है। तो अमलेंदु जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आप लोग बने रहिए डीबी लाइव के साथ, और तमाम दर्शक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप जुड़े रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।